एग्स खाने से कैंसर हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं है जो प्योर एग खाने से ही कैंसर हो रहे हैं। हैशटैग हेल्दी इज नॉट हेल्दी। यंग लड़के हैं 25-26 साल के, 28 साल के, 30 साल के, जो जो जिम में मसल डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारा एनर्जी वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और उनके किडनी डैमेज हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिगरेट से नुकसान होता है वो हुक्का या फिर वेप से नहीं होता। नहीं, इज इट ट्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी फॉर्म में निकोटिन अंदर जाएगा वो डैमेज करेगा। दिल की बीमारी सर, दिल की बीमारी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। हर किसी को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम किडनी से कोरिलेट करें तो किडनी डिजीज़ में हार्ट डिजीज़ काफ़ी कॉमन होता है। किडनी में भी कैंसर हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब देखिए, कैंसर बहुत कॉमन है किडनी में, ऐसा नहीं है कि किडनी में कैंसर नहीं हो सकते। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि किडनी के जो कैंसर्स हैं वो भी इंसिडेंटल पता चलते हैं। उनके भी सिम्टम आ सकते हैं, बट कई बार कोई सिम्टम नहीं आता, किडनी में कैंसर होता है। मीठा या नमक ज़्यादा खतरनाक क्या है? दोनों खतरनाक। दवा या लाइफस्टाइल, हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऑलवेज। ओके। हार्ट अटैक जब आता है तो कोई छोटी सी मेडिसिन लोग कहते हैं कि वो अपने पास रखनी चाहिए, जो आजकल बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी मेडिसिन है? देखिए, वो हार्ट के दर्द को ठीक करने के लिए सॉफ्ट की गोली है, 5 mg की जीभ के नीचे गोली रख लीजिए, हार्ट का दर्द खत्म हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है या इलाज नहीं कराना है। लेकिन घर में सॉफ्ट की गोली है, कॉस्पिन की गोली है, टॉरवास्टेटिन की गोली है या रोजोवेस्टिन की गोली जरूर रखना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं घर में, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है या फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज, क्योंकि घर में दवा जरूर रखनी चाहिए। स्मोकिंग करने वाले लोगों के पैर काट दिए जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, किडनी डिजीज हो जाता है, और जिनको ऑलरेडी है उनका बढ़ जाता है। आजकल की लाइफस्टाइल में हमारे पास काम ज़्यादा है और वक्त कम है, और यही वजह है कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। हम कुछ भी खा लेते हैं, अपने कन्वीनियंस और टेस्ट के हिसाब से खा लेते हैं, चाहे वो जंक फूड हो, उसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये हमारी ज़िंदगी पे कितना असर डाल सकती है, हमें इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि इससे हाई बीपी, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह ये आम सी बात हो गई है। तो क्या हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? हमें क्या क्या टिप्स को अपनाना चाहिए और हमें किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है? पर सोचने वाली बात यह है कि हम अपना फ़ोन अपग्रेड करते हैं, अपनी गाड़ी सर्विस पे देते हैं, पर अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे अनहेल्दी रहना तो बहुत ईजी है, लेकिन जहाँ पे हेल्दी रहना बहुत लग्जरी हो गया है। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, भारत एक्सप्रेस में आने के लिए। थैंक यू। तो उपेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि अभी हमने लाइफस्टाइल की बात की कि लोग अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते, जंक फूड खाते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, लेकिन हेल्दी रहने का नहीं सोचते। तो आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग। इनफैक्ट मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह, मैं किडनी डॉक्टर। अभी मैं यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हेल्दी रहना इज़ लक्जरी एंड ट्रेंडी इज़ द जंक फूड और द फास्ट फूड। सो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, वो सब के सब लाइफ स्टाइल स्पेक्ट्रम में आते हैं। जब भी आप हेल्दी फूड ले रहे हो तो अंडू ज़्यादा सोल्ट जा रहा है शरीर में, अंडू ज़्यादा फैट जा रहा है शरीर में, जो कि ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। और इसके साथ साथ में अगर फिजिकली इनएक्टिव हैं आप, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, ओके, ऊपर से और एक ट्रेंड है टोबैको प्रिपरेशंस के लेने का, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको च्यूइंग हो, किसी भी फॉर्म का हो, ये सब के सब मिक्स करके लाइफस्टाइल डिजीज़ को जनरेट करते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ को डेवलप कराते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना कि हेल्दी फूड लेना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लगातार लोग खाते रहते हैं, डे टू डे बेसिस पे खाते रहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और देखी जा रही है कि आजकल कम उम्र में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले कहते थे कि अच्छा बहुत ज़्यादा एज हो गई तो बीमारी हो गई, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पर अब के वक्त में लोग कम उम्र में बहुत बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, इस चीज़ को समझना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आज इसमें इसमें ना पेरेंट्स का भी बहुत हाथ रहे।
बच्चा थोड़ा सा रोएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा बोलेगा कि मेरे को दाल पसंद नहीं है, मुझे रोटी पसंद नहीं है, ओके पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, बर्गर ऑर्डर कर दिया। तो इसमें देखिए बच्चा कह रहा है, पेरेंट्स का भी बहुत रोल है, तो ऑब्वियसली आपको हेल्दी फूड की तरफ जाना है, फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना। ओकेजनली इज ऑल राइट, कोई बात नहीं, बट अगर क्रोनिकली आप इस तरह से करेंगे तो ऑब्वियसली मोटापा डेवलप होगा और उससे रिलेटेड डिजीज डेवलप होगा। तो आपने जैसे बताया कि हेल्दी फूड की तरफ जाना है, जंक फूड की तरफ नहीं जाना है। कोई ऐसी आप मुझे 3 चीज़ें बताइए जो यूजुअली लोग रोज़ करते हैं और अनइंटेंशनली भी करते हैं, चाहे वो खाने में हो या पीने में हो, लेकिन वो उनकी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हाई सॉल्ट कंटेंट डाइट। जहां नमक क्रोनिकली ज्यादा जा रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो चाहे दूसरा फूड हो। आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे लोग चाप खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, लॉन्ग टर्म बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, उससे डिजीज डेवलप हो रहे हैं। दूसरा, टोबैको प्रिपरेशंस, ये आजकल फैशन है, ट्रेंड है। और आप देखेंगे कि मुझे जो इनपुट मिलते हैं, पेशेंट से इनपुट मिलते हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। और इसमें लोग बोलते भी हैं कि 4 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, 6 का ग्रुप है, और उसमें से 4 बच्चे 5 बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, और एक बच्चा अगर स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो उसको वो बेवकूफ़ समझते हैं, फोर्स करते हैं, फोर्स करते हैं एक तरीके से, तू तो बेवकूफ़ है, तू स्मोकिंग नहीं करता, कि आजकल ये हाँ, तू ट्रेंडिंग स्मार्ट है। नहीं है। सो ये एक सोशल प्रेशर है उनके ऊपर। हाई सॉल्ट कंटेंट, हाई फैट कंटेंट एंड टोबैको प्रिपरेशंस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे सबको बचना चाहिए। आपने अभी स्मोक की बात की, क्या होता है आजकल लोग वेप एक आता है वो बहुत पी रहे हैं, हुक्का बहुत पी रहे हैं, और सिगरेट तो नॉर्मल है ही। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो सिगरेट से नुकसान होता है वो हुक्का या फिर वेप से नहीं होता। नहीं, इज इट ट्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी फॉर्म में निकोटिन अंदर जाएगा वो डैमेज करेगा, सारी वेसिल्स को डैमेज करेगा, रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन में इफेक्ट होगा दूसरे में नहीं होगा। जहां जहां वैस्कुलर सिस्टम है, पूरा हेड टू टू जितनी नसें हैं, आर्टरी वीनस सिस्टम है, स्पेशली आर्टरीज, उनको सबको इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा स्मोकिंग करने वाले लोगों के पैर काट दिए जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, किडनी डिजीज हो जाता है, और जिनको ऑलरेडी है उनका बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, तो कोई ऐसी 3 चीज़ आप अभी तो आपने मुझे बताई कि वो चीज़ें जो हमारी हेल्थ को नुकसान करती है, जिनसे हमें बचना चाहिए। ऐसी कोई 3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जो सबको ही करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे स्टूडेंट के बाद की लाइफ है, सबको फिजिकली एक्टिव रहना है। माई सजेशन वुड बी, कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक जरूर करना चाहिए। आप कुछ नहीं करते, आप वॉक पे निकल जाइए। वॉक के लिए पार्क इंपॉर्टेंट है, वॉक के लिए स्ट्रीट इंपॉर्टेंट है, आपको जहाँ भी मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वॉक करना है डेली, यानी कि फिजिकली एक्टिव रहना है। नंबर 2, टोबैको प्रिपरेशन से दूर रहना है। नंबर 3, पेन किलर्स, दवाइयाँ। आजकल हेडेक है, स्ट्रेस है, काम बहुत हो गया, शाम को थकान हो गई, केमिस्ट शॉप पे गए, वहाँ से एक दर्द की दवाई ले ली, कॉम्बिफ्लेम ले ली, खा ली, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब मैं आराम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं खाना है, टोबैको प्रिपरेशन से बचना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, एंड हाई सॉल्ट कंटेंट और हाई फैट कंटेंट से दूर रहना है। ओके, तो आपने बताया कि पेन किलर नहीं खाना है। जैसे कि हम सब बात बात पे पेन किलर लेते हैं, कुछ भी हो जाए तो वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। दूसरा आपने बोला हाई सॉल्ट कंटेंट नहीं लेना है, सॉरी। तो वो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? लोग यूजुअली ज़्यादा लेते ही है। देखिए, टेस्ट है। हाँ, लोग बहुत मसाला उनको वाला हर खाना चीज़ खाते में हैं, हर नमक चीज़ चाहिए, में एक्स्ट्रा नमक चाहिए, पिकल चाहिए, पापड़ चाहिए, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें चाहिए। जो ये अब इसमें जितना सॉल्ट कंटेंट ऊपर जाएगा उतना ही ब्लड प्रेशर डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ही फ्लूइड कंटेंट डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ये पर्टिकुलरली फिर ऑर्गन डैमेज करते हैं। इसके अलावा कुछ सेल में बदलाव होते हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें क्रोनिक डिजीज़ की तरफ ले जाती हैं उस पर्सन को, और अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिजीज़ या दूसरी डिजीज़, सब चीज़, ब्लड प्रेशर एंड रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि आपने थोड़ी फैक्ट वाली बातें हमें बताई है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि घरेलू नुस्खे लोग बहुत अपनाते हैं, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे उन्हें हार्ट की हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, वो घरेलू नुस्खे हर घर में चलते हैं, इंडिया में स्पेशली। तो क्या ये घरेलू नुस्खे वाकई में काम करते हैं? देखिए, बेसिकली आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, एंड हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी मेडिसिन लिखते हैं या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, दैट इज बैक्ड बाय द एविडेंसेस, उसके पीछे तथ्य होते हैं। घरेलू नुस्खे हो सकता है अच्छे होते होंगे, वो भी शायद साइंटिफिक बेसिस उनका होता होगा। मेजॉरिटी में जो जितने भी घरेलू नुस्खे हैं वो बैक होते हैं आयुर्वेदिक साइंसेस के थ्रू। तो इसका बेस्ट आंसर तो खैर आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कर सकते हैं। बट यस,
अगर उनमें कोई मिक्सचर नहीं है, हैवी मेटल मिक्सचर नहीं है उनके अंदर और कोई प्रिजर्वेटिव मिला हुआ नहीं है, तो वो यूजली बाय एंड लार्ज नुकसान नहीं करते। जहाँ तक मार्केट में जो मिले हुई चीज़ें मिलती हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो किडनी को डैमेज कर सकता है, हाँ। ठीक है। ओके, अभी आपने वैसे हमें बताया ही था कि ज़्यादा दवा लेना हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा दवा लेने से जान तक जा सकती है? क्योंकि अभी तक तो ये है कि क्योर हो रहा है उस दवा से, क्या जान भी जा सकती है हमारी? देखिए, इंडिकेशन पे डिपेंड करता है कि एक तो है प्रिवेंटिव पार्ट है, एक है बीमारी होगी उसका ट्रीटमेंट है। हुँ, तो अगर बीमारी हुई है तो उसके लिए तो मेडिसिन ऑब्वियसली जैसे रिकमेंडेशन ऐसे खाना चाहिए। हुँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी कि ज़्यादा दवा के साथ साथ हमें बीच में दवा छोड़ना भी नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक प्रिवेंटिव पार्ट है कि इसमें हमें मेडिसिन नहीं खानी है, जैसे मैंने अभी पेन किलर्स की बात की, पेन किलर्स नहीं खाना है। कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ लोग खानी शुरू कर देते हैं, वो नहीं खाना है। कुछ स्ट्रेंथ फॉर्मिंग चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंडी है कि लोग जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, या बहुत सारी रिकमेंडेशन मिलती हैं कि आप अपना प्रोटीन कंटेंट बहुत बढ़ा दीजिए, हुँ, या आप ये प्रिपरेशन ले लीजिए, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके मसल डेवलप होंगी। वो चीज़ ठीक नहीं। तो अच्छा, जितनी भी स्ट्रेंथ फॉर्मिंग चीज़ें हैं उनको आपको नहीं लेना। बहुत सारे ओके। पेशेंट हैं, इनफैक्ट यंग लड़के हैं, 25-26 साल के, 28 साल हुँ, के, 30 साल के, जो जो जिम में मसल डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारा एनर्जी वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और उनके किडनी डैमेज हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी बताया वर्कआउट करने जाते हैं लोग, जिम जाते हैं, तो मुझे उसी से एक सवाल आपसे पूछना है कि बहुत से जो ट्रेनर्स होते हैं जिम में, वो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन लें ज़्यादा, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी प्रोटीन की कमी पूरी करेगा। तो क्या सच में वो हमारे लिए हेल्दी है या फिर उससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। प्रोटीन कितना खाना चाहिए किसी भी पर्सन को, ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हुँ, एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। हुँ, एक्सेसिव प्रोटीन खाने से, जैसे कई बार मुझे पेशेंट खुद बताते हैं जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, स्पेशली यंग बॉयज़ जो जिम जा रहे हैं, उनको वहाँ रिकमेंडेशन मिली जिम में कि आपको इतना प्रोटीन खाना चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए, हुँ, एंड दे आर डेवलपिंग किडनी डिजीज़। हुँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस प्रोटीन हार्मफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अब कितना प्रोटीन खाएं, तो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम पर केजी काफ़ी होता है। अगर किसी का अच्छा, 70 केजी वॉट है तो 70 टू 80 ग्राम पर केजी, आई मीन हुँ, टोटल ग्राम, इतना 24 आवर्स में इनफ होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। बट जो रिकमेंडेशन मिलती हैं कि 150 ग्राम खाना है, 140 ग्राम प्रोटीन खाना है, कुछ समय बाद उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। एंड अभी मेरे पास करीब 3 जिम ओनर्स हैं, हुँ, एंड अप्रॉक्सीमेटली पिछले 1.5 साल 2 साल में करीब 5 या 6 यंग लड़के ऐसे हैं जिनके किडनी डैमेज हुए। उनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं, वो जिम जा रहे हैं, बहुत एक्सेस प्रोटीन खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, और उनको किडनी डिजीज़ हो रही है। अल्टीमेटली 2 या 3 पेशेंट को परमानेंट किडनी डिजीज़ हो गई, हुँ, एंड शायद 3 पेशेंट का रिवर्ट बैक हो गया। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेस प्रोटीन नहीं खाना है। आपके ट्रेनर्स बोलेंगे, बट आप उनसे आर्गूमेंट करिए, आप उनसे पूछिए कि आप ये किस बेस पे कह रहे हैं कि आपको इतना प्रोटीन खाना चाहिए, और उसमें एक्चुअली प्रपोर्शन भी होता है कि कौन सा प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो 1 ग्राम पर केजी से सेफ लिमिट आप 1.2 तक आप जा सकते हो। हुँ। अच्छा, तो आपने बताया कि 1.2 तक हम प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन क्या हमें वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो हम फूड के थ्रू नहीं कर सकते? वो ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल। अब देखिए, इसमें वेज खाना है, नॉन वेज खाना है। वेज खाना प्रोटीन इज़ बहुत अच्छा, आई मीन हुँ, इसमें आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, एग प्रोटीन सप्लीमेंट कर सकते हैं, आप फिश प्रोटीन सप्लीमेंट कर सकते हैं। यूजली हम रेड मीट अवॉइड करते हैं, रेड मीट नहीं खाना चाहिए बाय एंड लार्ज एक्सेस अमाउंट में। क्यों नहीं खाना चाहिए? इससे किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी ज़्यादा होती है, ओके। तो किडनी डिजीज ज़्यादा डेवलप होते हैं हुँ, इससे। सो आप कोशिश करें आपका जो रिकमेंडेड प्रोटीन है वेज खाने से आए। अगर थोड़ा बहुत आपको सप्लीमेंट करना पड़े तो आप एग ले सकते हैं, उसमें भी एग वाइट लेना है, येलो पार्ट फेंक देना है, येलो पार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है। ओके। तो एग वाइट लीजिए, आप फिश ले सकते हैं, इसी से आपका काम हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में हो रही है, आपने भी देखी होगी कि एग्स खाने से कैंसर हो रहा है। तो क्या ये वाक़ई में सच है या फिर टोटली फेक? नहीं, देखिए, ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं है जो प्योर एग खाने से ही कैंसर हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर उसमें कुछ मिक्सिंग होंगे, केमिकल्स मिक्स करेंगे या प्रिजर्वेटिव मिक्स करेंगे, तो ऑब्वियसली सेल में चेंजेस आ सकते हैं। और वो हुँ, ट्रू है, सिर्फ एग के लिए ट्रू नहीं है, वो किसी भी फूड आइटम के लिए हुँ, ट्रू है। अगर उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स हैं, और ऑब्वियसली हुँ,
आज हम देखें तो जो वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं उनमें भी डोंट नो कि क्या क्या केमिकल्स स्प्रे ट्रू, हैं, और ट्रू, उसमें उससे डिजीज़ काफ़ी हो रहे हैं। बिल्कुल। इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। इसी फूड सप्लीमेंट, ये जो फूड्स हम ले रहे हैं इसमें जो केमिकल्स बाहर से लेके आ रहे हैं, चाहे वो पकाने वाले केमिकल्स होंगे, चाहे वो आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी से फ्रूट को ग्रो कराते हैं, पकाते हैं एंड वेजिटेबल्स को ग्रो कराते हैं, उनमें केमिकल्स डालते हैं, उनमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पैदा कर रही हैं। जी। इन्फेक्शंस होते हैं, टेस्ट करते हैं और बहुत सारी दवाइयों से रेसिस्टेंट आता है, वो एंटीबायोटिक थेरेपी काम नहीं कर रही होती। तो सप्लीमेंट तो देखिए गड़बड़ है, आप किसी भी, चाहे एग हो चाहे कोई भी फूड बॉडी पार्ट होगा, वो सब में प्रॉब्लम सब है। में प्रॉब्लम है। किसी से भी कुछ भी हो सकता है, तो ये तो Yes. हम नहीं कह सकते कि हम जो और वो हेल्दी हमें खा रहे हैं वो हेल्दी है। यस, हमें पता भी नहीं होता कि किसने क्या स्प्रे किया हुआ, कौन सा केमिकल मीन्स उसमें मिला है। #healthy is not healthy। या राइट, ओके। आपने अभी किडनी की बात की, तो किडनी के बारे में मैं आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी भी किडनी है। तो किडनी जब खराब होती है, उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि यूजुअली लोगों को नहीं पता चलता, पर बट क्या कोई ऐसा सिम्टम है जिससे हमें पता चल सकता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किडनी से संबंधित जितने सिम्टम्स होते हैं वो वेग सिम्टम्स है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता। देखिए, जैसे हार्ट की तकलीफ है, हार्ट लेफ्ट साइड में दर्द हुआ, एकदम हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं। फेफड़े में तकलीफ हुई, सांस फूला, डॉक्टर के पास चले गए। झटके आए, हेडेक हुआ, दिमाग वाले डॉक्टर के पास चले गए। अब ऐसे कौन से सिम्टम है जो किडनी वाले डॉक्टर के पास जाना है? ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स है। पैरों में सूजन आ सकती है, एक्सेसिव वीकनेस लग सकती है, सांस फूल सकती है, भूख का कम लगना है, अनड्यू टायर्डनेस है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, राइट, पानी कम या ज़्यादा पीना है, ओके, पेट की तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जलन हो सकती है पेट में, अलग-अलग उल्टी symptoms, जैसा। हाँ, अलग-अलग, बहुत वेग सिम्टम है जो आप इससे किसी से भी कोरिलेट कर सकते हो। अब जैसे आपको लगता है कि नहीं, मुझे आज उल्टी आने का मन करता है, पिछले कुछ समय से ना ऐसा लगता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से, कि मुझे उल्टी आएगी, मैं खाना देखता हूँ उल्टी आने का मन करता है। कोरिलेट क्या होता है? मैंने कुछ खा लिया होगा जिससे मुझे ऐसा लगता है। बट उसमें ऐसा कभी मन में नहीं आएगा ना, किसी के मन में नहीं आएगा कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए। या एक स्टेप में और आगे जाता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते भी हो तो वहाँ भी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है कि वो, उन्होंने भी आपको मेडिसिन लिखी है एंड दे आर नॉट चेकिंग किडनीज। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल पे, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, एंड इवन जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं। कई बार हम टॉक देते हैं बाहर जाके, हमारे जो कोलीग्स हैं, जो यूजली फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट से होता है कि उनको ट्रीट करना है, तो वहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत बात करते हैं कि आप किडनी के लिए ज़रूर टेस्ट कराइए, भले ही सिम्टम हो या ना हो। कई बार एसिम्टोमेटिक किडनी डिजीज है, क्योंकि शुरुआत में सिम्टम आते ही नहीं है। तो अभी अभी आपने बोला कि किडनी के लिए ज़रूर टेस्ट कराइए, ये डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, आपका ये कहना है? देखिए, किडनी के टेस्ट कराइए हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, अच्छा, बीइंग ए किडनी डॉक्टर, क्योंकि देखिए, और वो टेस्ट कौन से होते हैं? हाँ, इससे तो एक स्टेप पहले मैं बात करूंगा। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है एंड सो ऑन। ब्लड प्रेशर है तो आप जाते हैं, मेरा बीपी बढ़ गया, उसको एक या 2 मेडिसिन हो गई एंड ठीक है, मैं बीपी की दवा खा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, गोली 2 गोली, उनके टेस्ट नहीं हो रहे। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा बीपी हुआ क्यों। इसी तरीके से डायबिटीज़ की शुगर चेक हो रही है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, कोई किडनी चेक नहीं कर। और जब वो पेशेंट आते हैं तो एडवांस किडनी डिजीज़ में आते हैं, उस वक्त ट्रीटमेंट करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता और फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए बात करनी पड़ती है। तो अब सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम में देखिए, किसी को भी अगर अनड्यू वीकनेस या सांस फूलती है, उसको किडनी जरूर चेक करना चाहिए। पेट की तकलीफ है, किडनी जरूर चेक करना चाहिए। सूजन आ रही है, किडनी जरूर चेक करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनको ये जरूर बोलें कि मेरा एक बार किडनी जरूर चेक कर लो। अब आपने सवाल पूछा कि कौन से टेस्ट हैं जो किडनी बताते हैं कि मेरी किडनी हेल्दी है नहीं। देखिए, बहुत सिंपल टेस्ट है और बहुत खर्चा नहीं होता उसमें। एक किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट, यूरिन आरएम, इसके साथ एक प्रोटीन टेस्ट कर लेते हैं, एंड अल्ट्रासाउंड किडनी का, KUB। 3 टेस्ट है, मुश्किल से 2-2,500 रुपये खर्च होंगे, आपको सारी किडनी का पता चल जाएगा किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं। और इसके साथ साथ में अगर आपको उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिखती है, कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, या किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इवन बुखार भी किसी को हो रहा है, और वहाँ पे बाई चांस किडनी का टेस्ट लिखा है, उसमें एबनॉर्मलिटी आई, तो शायद आप तो खैर पता नहीं होता, बट जो जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी रिकमेंड नहीं करते आपको जाके किडनी के डॉक्टर से दिखा लीजिए। आप रिपोर्ट जरूर देखें, उसमें एबनॉर्मलिटी है तो किडनी डॉक्टर को ढूंढें और उसके पास जाइए।
कि मेरी किडनी बताइए क्या प्रॉब्लम। तो आपने बताया कि कुछ टेस्ट हैं जो हमें करा लेने चाहिए, यूजुअली सबको ही करा लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम हो जाती है और वो थोड़ी इनिशियल स्टेज पर है, तो क्या रिकवरी हो सकती है? देखिए, 2 तरह की किडनी डिजीज़ेज़ हैं। एक को बोलते हैं हम एक्यूट किडनी इंजरी हुँ, एंड एक होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ सीकेडी। हुँ, सीकेडी रिवर्सिबल नहीं होता। ओके। वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खानी पड़ेंगी। समय के साथ धीरे-धीरे क्रिएटिन या किडनी डिजीज़ बढ़ता है और एक पॉइंट पे आके डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा फॉर पब्लिक। हुँ, देखिए, जब भी किडनी डॉक्टर या हम लोग देख रहे होते हैं और क्रिएटिनिन एक वैल्यू होती है जो किडनी डिजीज़ को शो करती है कि हाँ, ये किडनी में बीमारी है, किडनी की फंक्शन कम हो रहे हैं, तो किडनी जब आप टेस्ट कराएंगे, धीरे धीरे क्रिएटिन बढ़ेगा समय के साथ, यानी कि किडनी फंक्शन कम होंगे। ये एक जगह रुकेगा नहीं, हुँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि मेरा किडनी ठीक नहीं हो रहा, मेरी रिपोर्ट बढ़ रही है, मेरी रिपोर्ट पीछे क्यों नहीं जा रही। तो आज के बाद आप ये समझ लीजिए कि किडनी डिजीज़ यानी सीकेडी एक बार डायग्नोसिस बन गया, ये क्योरेबल नहीं है। समय के साथ किडनी डिजीज़ बढ़ता है और क्रिएटिन लेवल ऊपर जाते हैं, फंक्शन कम होते हैं। तो सर एक एक चीज़। और सवाल हुँ, इसका, एक दूसरा पार्ट था, हुँ, हुँ, आपने पूछा कि किडनी रिवर्सिबल है या नहीं है। हुँ, एक एंटिटी होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जो रिसेंट वाला किडनी डिजीज होता है। हुँ, जैसे किसी को 4 उल्टी दस्त हो गए, बहुत सारे अभी लोग हैं जो उल्टी दस्त से एडमिट होते हैं, उनका क्रिएटिन बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, कई बार डायलिसिस भी करनी पड़ती है। तो वो किडनी रिवर्सिबल हो जाते हैं, वो किडनी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं हुँ, और उसमें फिर सारी दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं, डायलिसिस भी बंद हो जाता है। लेकिन इनमें से करीब करीब 20% के अराउंड लोगों को वापस किडनी डिजीज डेवलप हो सकता है अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो। ओके। तो आपने जैसे अभी बताया मुझे कि किडनी सीकेडी अगर किसी को हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। बट बहुत से जो डॉक्टर्स हैं या फिर आयुर्वेदिक जो इलाज करते हैं, वो लोग भी दावा करते हैं कि नहीं, किडनी वापस से ठीक हो सकती है। मैं किडनी 20 साल करीब करीब हो गए मुझे अभी, 2 हुँ, डिकेड्स लॉन्ग जर्नी किडनी डिजीज हुँ, में। एक भी पेशेंट मेरे पास ऐसा नहीं आया जो किडनी ठीक लेके आया हो। मेरे पेशेंट जाते हैं, अभी भी जाते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाते हैं या किसी भी, आई एम नॉट टॉकिंग नेम ऑफ आयुर्वेदा, किसी भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं, मुझे बता के जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं किसी को हुँ, रोकता नहीं हूँ। बट 2 डिकेड्स यानी 20 साल में कोई एक पेशेंट तो ऐसा होगा जिसका किडनी डिजीज ठीक हुआ होगा। नो वन। ट्रू, ट्रू। थोड़ा मैं पीछे भी जाना चाहूँगी। आपने पीछे नमक की बात कही थी कि नमक हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देता है अलग-अलग तरह से। तो क्या किडनी को भी नमक उतना ही नुकसान देता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जब एक किडनी डिजीज डेवलप हो जाती है तो इसमें सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन है। हुँ, तो जितना आप सॉल्ट एक्स्ट्रा खाएंगे उतना ही ब्लड प्रेशर ऊपर हुँ, जाएगा, पानी का जो जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाता है, सूजन बढ़ हुँ। जाती है, सांस फूलने लगती है। तो डैमेजिंग है, एक्स्ट्रा सॉल्ट डैमेजिंग है। डैमेजिंग है, किसी भी हालत में वो डैमेज एक्स्ट्रा है, सॉल्ट नहीं करेगा ही खाना है हमारी आपको। बॉडी को। ओके। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हर कोई करता होगा, ये आम सी बात है, पेरेंट्स भी करते हैं अपने बच्चों के साथ कि थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई या दर्द हुआ तो पेन किलर दे दिया, हर एक चीज़ में दवाई दे दी, नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली दे दी, पेन किलर तो बहुत नॉर्मल है। तो ये सब हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए, इसमें 2 इश्यूज हैं, इसमें एक शॉर्ट हुँ, टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। अगर हुँ, इनिशियली कोई दर्द की सिचुएशन है या कोई बुखार आ रहा है तो जी, वहाँ पे शॉर्ट टर्म में सॉरी वो दवाइयाँ आप दे सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाली है, जैसे हेडेक किसी को होता है, माइग्रेन हेडेक से, हुँ, या जॉइंट पेन्स हैं या बैक पेन्स हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, फीमेल में बहुत कॉमन होता है बैक पेन। कितने लोगों में सारे जॉइंट में दर्द होता रहता है, आर्थराइटिस है या नॉन आर्थराइटिस, जो भी आर्थराइटिस तरह की हुँ, होगी, या कितने लोगों में जाके हेडेक होता है, या तो टेंशन हेडेक है या माइग्रेन हेडेक है, वो लॉन्ग टर्म दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हुँ, हैं, वो रिस्क में है पेशेंट, वो उनको अच्छा। किडनी डिजीज डेवलप हो जाता है। और फिर ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, किडनी डैमेज कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनको फिर डायलिसिस में करना पड़ता है। डायलिसिस कब ज़रूरी हो जाता है करना? मतलब वो कौन सा स्टेज आता है जब हम डायलिसिस के बिना चल ही नहीं सकते आगे? देखिए, किडनी डिजीज जब डेवलप हुआ, सीकेडी हम जिसको बोलते हैं, सीकेडी की स्टेजेस होती हैं 1 to 5। हुँ, 5 स्टेज यानी कि जीएफआर जब 15 ml से कम हो जाती है हुँ, तो वहाँ पे डायलिसिस की नौबत आती है, डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स। मोटे तौर पे 5.5-6 क्रेडिट में मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जीएफआर 15 ml से कम हो जाता है। वहाँ पे अगर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हुँ, भूख का कम लगना है, सांस फूलना है, वर्क कैपेसिटी कम हो रही है, सूजन आ रही है या मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो फिर डायलिसिस करनी पड़ती है। करनी ही पड़ती है, कोई और ऑप्शन ही और नहीं है। ऑप्शन नहीं है, या फिर वहाँ पर ट्रांसप्लांट करें, किडनी ट्रांसप्लांट करें। अच्छा। अच्छा, किडनी को हेल्दी रखने का सबसे ईज़ी तरीका क्या है जो हर कोई एक कॉमन मैन भी कर सकता है? देखिए, सब लोग कर सकते हैं, हुँ, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको।
एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी अच्छे से पीना चाहिए। हम्म अगर आप मेल हैं तो 3-3.5 लीटर पानी, 3 लीटर पानी प्लस है। अगर फीमेल है तो 2.5 लीटर पानी प्लस पर डे एनफ होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। अगर वेज खाना खा रहे हैं तो एनफ है इस तरह का। नंबर 2, दर्द की दवाइयाँ अवॉइड करनी है। नंबर 3, हाई सॉल्ट कंटेंट आपको अवॉइड करना अवॉइड है। करना है। नंबर 4, निकोटिन यानी टोबैको से बनी प्रिपरेशंस आपको नहीं लेनी है। एंड वेट, ओबेसिटी, ओवरवेट, ओके। और इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी आती है। अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं अच्छे से, एक हेल्दी फूड वाला जो वेज खाना है वो खा रहे हैं, और 20 से 25 मिनट डेली वर्कआउट कर रहे हैं, तो वेट कंट्रोल रहेगा। तो ये 4-5-6 मेजर्स हैं जिससे किडनी डिजीज काफ़ी हद तक प्रिजर्व रहती है। ओके, ठीक है। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, आई होप ये हम सभी फॉलो करेंगे। अभी तो हमने किडनी पे बात किया, अब कुछ थोड़ा हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इस जनरेशन में लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें मिलके इंसान को एक अलग एटमॉस्फेयर दे रही है, जिससे लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहला मेरा आपसे एक यही सवाल है कि स्ट्रेस एक नॉर्मल इंसान को बीमार कैसे बनाता है? देखिए, स्ट्रेस एक्चुअली एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। अगर हम थोड़ा लाइट वे में बात करें तो वो हर बॉडी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। वो किडनी की बात नहीं है। आपने देखा होगा स्ट्रेस से वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है, मेंटल एफिकेसी कम हो जाती है, लोगों के प्रेशर ऊपर नीचे, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है। एंड अभी कुछ डेटा भी आने शुरू हुए हैं कि किडनी डिजीज भी प्रोग्रेस करता है कई बार। हालांकि यहाँ पे उस पर बहुत काम करने की जरूरत है अभी आगे। तो स्ट्रेस सारे बॉडी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस से कैसे बचें हुए, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट अलग होती है। बट यस, कूल रहने की कोशिश होनी चाहिए। एक और मैं टिप देता हूँ उसके लिए, जो मैं अपनी लाइफ में खुद यूज़ करता हूँ उसको। कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है, वो चैलेंज समझना है। जैसे चुनो तो चैलेंज है और उसे हमें नेविगेट करना, आगे जाना। देखिए, ऐसी कोई स्मूथ राइड नहीं है ये जर्नी लाइफ की कि जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल। आपको बीच बीच में जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम की जगह आप उसको चैलेंज करिए। चैलेंज देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, चैलेंज होता है, और चैलेंज का सोल्यूशन होता है। तो आपको सॉल्यूशन पे काम करना है, प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम देखनी है, सॉल्यूशन देखना है। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप हैप्पी हो जाएंगे। आप अप्लाई करना शुरू करिए आज से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी करूँगी अप्लाई। अच्छा, मेरा सर सवाल आपसे ये है कि क्योंकि लाइफस्टाइल की बात हो रही है, अभी मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, लोग पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं, नींद की कमी बहुत हो गई है, फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, फ़ोन पूरी पूरी रात यूज़ करते हैं। तो ना सोना, नींद की कमी होना, ये किन किन प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं? कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं? देखिए, अगेन वही सारी चीज़ें हैं। अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हैं, एडिक्वेट स्लीप 1 आवर मतलब एक गो में नहीं हो रही है, आप ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, सब के सब स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ को जनरेट करते हैं। ये लोग वही हैं जो अनड्यू, अगर रात में जगेंगे तो वहाँ पे खाना भी चल रहा है, वहाँ पे स्क्रीन भी चल रही है, फिर वहीं से आपको डेवलपमेंट होता है, ओवरवेट का डेवलपमेंट होता है, हाइपरटेंशन का डेवलपमेंट होता है, हार्ट डिजीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम डिसाइड करना है। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, मनोरंजन होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीरो स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन को जीरो ना करें। आपको मैनेज करना होगा कि मुझे कितने पॉइंट पे स्क्रीन देखना है, मुझे अच्छे से 6-7 घंटे की नींद लेनी है, मुझे इस पॉइंट के बाद खाना नहीं खाना है, और मुझे सुबह थोड़ा टाइमली जगना है। कई बार 3 बज गए, रात को 4 बज गए, और वो सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जग रहे हैं, दिस नॉट गुड। इसमें एक हार्मोनल पैटर्न भी होता है। तो आपको यूजली अपनी लाइफ को इसी तरह की 6-7 घंटे की रात को नींद, और वो कर सकते हो आप दिन में ना सोए, एक सिंगल गो में नींद लीजिए। मतलब नींद पूरी लेनी, कितने मैक्स टू मैक्स कितने घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए? देखिए, कम से कम 6 घंटे तो नींद होना चाहिए। 6 घंटे? 6 घंटे नींद होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी का 6 घंटे में काम नहीं और चलता। जो ज्यादा नींद ले ले वो क्या करेगा फिर? देखिए, 6 to 8 आवर रेंज है बेसिकली। अगर उससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको काम करने की जरूरत है उसके ऊपर। अच्छा, तो 6 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, चाहे वो हम पूरे दिन में कैसे भी ले लें, मतलब दोपहर में सो के ले लें या रात में ले लें कुछ घंटे? देखिए, अगर आप टुकड़ों में ले रहे हैं तो अगेन वो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप का एक पैटर्न होता है, उसमें वेव्स होती हैं, एंड उसके हिसाब से एक हेल्थ पे असर रहता है। तो वुड सजेस्ट कि आप सिंगल गो में 6 से 6.5-7 घंटे की नींद लीजिए, एंड उसके बाद अपना काम करिए लगातार। उसमें अलग से फिर और सोने की आवश्यकता आपको नहीं है। ओके। एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए जिम में जाके? मतलब हमारी बॉडी को कितने वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखिए, पहली बात तो जिम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे जिम, मेरे जो जिम के कोलीग्स हैं वो सब नाराज हो जाएंगे
कि उनको बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ। राइट। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम में नहीं जाना चाहिए, बट जी। आपको अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको मशीनों की ज़रूरत है, आपको मशीनों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हुँ, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट डेली आपको एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक ओके। में आपको वॉकिंग या जॉगिंग हुँ, आप इजीली कर सकते हैं और अपने आप हुँ, को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। हुँ, तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको इतना करना चाहिए। बिल्कुल। हफ़्ते में 5 दिन काफ़ी है। तो जैसे अभी आपने बात की वॉकिंग और जॉगिंग, बहुत से लोगों का कहना ये होता है चाहे कुछ मत करो, लेकिन वॉक कर लो तबीयत ठीक हो जाएगी। वॉक कर लो आप हेल्दी रहोगे, वॉक कर लो आप फिट रहोगे। तो ये सच में वॉकिंग करना इतना फ़ायदेमंद होता है? देखिए, वॉकिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज का पार्ट है। हुँ, एरोबिक एक्सरसाइज किसी में भी कर सकते हो। आप जैसे जिम जाते हो, हुँ, वहाँ पे एरोबिक में क्या करते हैं? हुँ, ट्रेडमिल करते हैं, दौड़ लगाते हैं, हुँ, दिस इज पार्ट ऑफ द वॉकिंग। हुँ, आप ये काम बाहर पार्क में भी कर सकते हो। हुँ, ओके, तो हुँ, देखिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई मसल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, आपको एरोबिक्स करने हैं जहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। तो वॉक एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये कोई और चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इसके आगे कर सकते हैं, जरूर करिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है आपका। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो नहीं जा पाते, जो एक्सरसाइज हुँ, स्ट्रेनस नहीं कर पाते, उसकी आवश्यकता भी नहीं। तो आप कम से कम आप स्ट्रेनस अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वॉक तो कर सकते हैं, तो वॉक बिल्कुल। करिए आप। आपने सही कहा कि वॉकिंग भी ज़रूरी है, करनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़े कॉमन डिज़ीज़ेज़ से जुड़े सवाल हम आपसे पूछते हैं। आजकल शुगर और बीपी बहुत कॉमन हो गया, बहुत बढ़ता जा रहा है, हर चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर किसी में है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इन दोनों का पैटर्न एक जेनेटिक पार्ट है, एक एनवायरमेंटल पार्ट है। हुँ, तो जेनेटिक पार्ट में तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे अलग अलग किस्म के जीन म्यूटेशंस होते हैं, तो वो एक अलग कंपोनेंट है। बट एनवायरमेंटल पार्ट के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो हमने हेल्दी फूड के बारे में बात की, हमने हेल्दी एक्सरसाइज के बारे में बात की, इन पे ज़रूर काम करना चाहिए, और इससे जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है। हुँ, तो डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ कम हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कम हो सकता है, किडनी डिजीज़ कम हो सकता है, मोटापा कम हो सकता है, हाई यूरिक एसिड कम हो सकता है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंट्रोलेबल हैं। जो एनवायरमेंट हुँ। का कंट्रीब्यूशन है उसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। दिल की बीमारी सर, दिल की बीमारी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। हर किसी को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। बहुत कॉमन हो गया ये सब, है ना? तो ये क्यों बढ़ता जा रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम किडनी से कोरिलेट करें, तो किडनी डिजीज़ में हार्ट डिजीज़ काफ़ी कॉमन होता है। अच्छा। हाँ, सो हम हर किडनी पेशेंट को हार्ट के लिए टेस्ट करते हैं, चाहे वो हुँ, उसमें सिम्टम होंगे या हुँ। नहीं होंगे। हार्ट के सिम्टम बहुत कॉमन है। हार्ट के सिम्पटम मैं पूछने ही वाली थी हार्ट आपसे, के हाँ। सिम्टम बहुत कॉमन है। मोस्ट कॉमन इज चेस्ट पेन, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, दिल की धड़कनें महसूस हो जाना, राइट, सांस का फूलना, ये सब हुँ, हार्ट के सिम्टम्स में आता है। कई बार साइलेंट अटैक होते हैं, बिल्कुल। स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट में साइलेंट अटैक, कोई सिम्टम नहीं आता और अटैक हो जाता है। हुँ, कई बार ब्लॉकेज होते हैं, भले ही डायबिटिक हो या ना हो, उनमें ऑर्गेनिक ब्लॉक्स होते हैं, और उनमें अटैक हो सकता है किसी पॉइंट पे भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना जनरल पॉपुलेशन के लिए भी, कि जब हम ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम हुँ, सारे टेस्ट करते हैं, हुँ, रेसिपिएंट यानी कि जो किडनी ले रहा है और जो किडनी दे रहा है, डोनर। तो जो डोनर हैं, जो अपेरेंटली हेल्दी लोग हैं, जिनमें कोई बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, लिवर डिजीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोटे भी नहीं है, हम उनके टेस्ट करते हैं। अभी हमारा पेशेंट, उसको हार्ट डिजीज़ निकला, ट्रिपल वेसल डिजीज़, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई लक्षण नहीं, उनमें अपना काम भी कर रहे हैं, उनको प्लास्टी हुई है, यानी 2 स्टेंट अभी लगे हैं, हुँ, और 6 महीने बाद उनका किडनी लेंगे और ट्रांसप्लांट करेंगे। तो देखिए, हार्ट के सिम्टम कॉमनली आते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी आते, तो इसलिए प्रोएक्टिवली हुँ। अपने हार्ट को जरूर चेक करवा लेना चाहिए। इसमें ईसीजी है, हार्ट का इको है, एक टीएमटी है, तो ये पता चल जाता है कि हमारा हार्ट हेल्दी है नहीं है इनिशियली। किडनी की आपने अभी बात कही कि डोनर जब देता है कभी-कभी होता है, अच्छा कभी-कभी होता है कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने जो केसेस सुने यस, हैं कि यस। क्या होता है कि हमने किडनी डोनेट कर दी, लेकिन सामने वाले की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा? या फिर हम देखिए, उसी आपने किडनी एक को ऐसा कुछ सवाल ठीक जो करेंगे? पूछा, जो सब लोग मुझसे पूछते हैं। इनफैक्ट जब भी मैं ट्रांसप्लांट के लिए वर्कअप करता हूँ, हर एक हर आपका फैमिली यही सवाल हाँ, पूछती है कि नहीं साहब, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, हुँ, या उसका तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, सारे पेशेंट ही मुझे लगता है पूछते राइट। होंगे हाँ, ये ज़्यादातर। एक बहुत कॉमन सवाल है। हुँ, एंड मतलब, तो देखिए, एक किडनी डिजीज़ है जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं। एक हुँ, इलाज डायलिसिस का है, दूसरा इलाज ट्रांसप्लांट का है। हुँ, अगर हम इस डिजीज़ के लिए डायलिसिस को ट्रांसप्लांट को कंपेयर करते हैं, तो ट्रांसप्लांट फार बेटर है, अच्छा, फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हुँ, चाहे वो फाइनेंसिस की बात होगी, हुँ, पैसे कम खर्च होते हैं ट्रांसप्लांट के हुँ, इलाज में इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ लाइफ,
लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, एंड इम्पोर्टेंटली जो फीमेल हैं जिनका किडनी डिजीज हुआ है, अभी भी 37 साल की लड़की 35 साल की लड़की मेरे पास आई, उनका क्रिएटिनिन 2.5 3.5 चल रहा है, मैरिड है, कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद आप कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को कैरी कर सकते हैं और फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं अपना। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं ट्रांसप्लांट के। मेरा रिकमेंडेशन ये है सारे किडनी पेशेंट के लिए, अगर वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं तो अपना ट्रांसप्लांट कराएं। डायलिसिस हमेशा अवेलेबल है, ट्रांसप्लांट के पहले भी बाद में भी। कभी कभी ट्रांसप्लांट में कुछ पेशेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन आप देखोगे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो उन लोगों ने दी है जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रॉब्लम आई। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ट्रांसप्लांट के बाद उनकी दवाइयाँ बहुत कम हो गई हैं और 15-15 20-20 साल हो रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, उनके बारे में आपको नहीं मालूम। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनिए नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ। आपने ठीक है 1 या 2 एग्जाम्पल ले लिए किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट के, बट आपको ये नहीं पता जिनके ट्रांसप्लांट ठीक हो गए, जो कभी अस्पताल नहीं आ रहे, डायलिसिस यूनिट में नहीं आ रहे, उनके बारे में आपको नहीं मालूम, उनके बारे में हमें बताएं। तो वी हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ यंग पेशेंट्स ऑफ ट्रांसप्लांट जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं अभी। कितने % ऐसे पेशेंट होंगे आपके जिनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाया? देखिए बहुत कम परसेंटेज है, इनफैक्ट आजकल तो बहुत सी दवाइयाँ हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, अगर 100 ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले साल मोर देन 90-95% ट्रांसप्लांट बिल्कुल ठीक होते हैं। 5 साल में ये फिगर करीब 85 से 90% के अराउंड है। 10 साल में करीब ये 70 से 75%, जो फार बेटर है डायलिसिस के मुकाबले में। उसमें पेशेंट हो या ग्राफ्ट किडनी हुआ वो ठीक रहते हैं हमेशा। देखिए इंडेक्स केस में मुश्किल होता है कहना कि एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट कैसे काम करेगा, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो ट्रांसप्लांट फार बेटर है डायलिसिस। तो सब लोगों को ट्रांसप्लांट के बारे में जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ज्यादातर डरते हैं ट्रांसप्लांट से ना। डरते इसलिए कि इन्फॉर्मेशन की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है। लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट करा लिया तो किडनी कभी ठीक नहीं हो पाएगी, हम मर ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और भी है, देखिए आप काउंसलिंग लेते हो तो काउंसलिंग भी आप किडनी के डॉक्टर से लीजिए। उसमें बहुत सारे चीजें हैं कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं कि मेरा भाई तो ये बोल रहा था या मेरा सोसाइटी का बंदा ये बोल रहा था या कुछ और बोल रहा था। तो जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली ना वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको कौन सा ही बता सकते हैं, आपके किडनी के डॉक्टर से ही बता सकते हैं। अगर आप एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से ले रहे हैं, आपको वेरीफाई करना है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, किडनी डॉक्टर के पास, ना कि अपने सोसाइटी में किसी और के पास जाइए, क्योंकि उसके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप 2-3 किडनी डॉक्टर से बात कर सकते हो ट्रांसप्लांट से पहले, गेट ए ट्रांसप्लांट डन। ओके। एक मेरा आपसे सवाल है, ये मेरे ही एक नोन मैं जानती हूँ, उनके घर में ये प्रॉब्लम हुई है, किडनी में कैंसर हुआ है। ये मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं था कि किडनी में भी कैंसर हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब देखिए कैंसर बहुत कॉमन है किडनी में, ऐसा नहीं है कि किडनी में कैंसर नहीं हो सकते। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि किडनी के जो कैंसर्स हैं वो भी इंसिडेंटल पता चलते हैं। उनके भी सिम्टम आ सकते हैं, बट कई बार कोई सिम्टम नहीं आता, किडनी में कैंसर होता है। आप किसी बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, चाहे वो पेट का कोई भी तकलीफ होगी, और अल्ट्रासाउंड किया वो पता चला किडनी में गांठ निकल आई, तो वो कैंसर निकला। कई बार कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे रेड यूरिन है या दर्द हो रहा है, फ्लैंक पेन हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। बट इंसिडेंटल अमाउंट बोलते हैं, जो हम बीमारी कोई और है, अल्ट्रासाउंड कराने गए और वहाँ पे हमें किडनी के कैंसर का पता चला। उसके अलग अलग स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट है। अगर शुरुआत में पता चल जाता है तो क्योरेबल है। अच्छा। सर्जरी होती है, ट्यूमर निकाल देते हैं उसके बाद। और अगर 3rd स्टेज है, अगर देखिए किडनी का कैंसर अगर फैल गया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा मतलब जो उसकी सफरिंग्स हैं या जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा चलता है। उसमें इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन वगैरह भी करनी पड़ती है आगे चल के। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम करेंगे। आपको 1 वर्ड आंसर देना है, हाँ या ना में, या जो भी आपका आंसर होगा, बस 1 वर्ड। स्टार्ट करें। ठीक। योगा या जिम? योगा। योगा, ओके। सुबह वॉक या शाम वॉक? सुबह। सुबह। मीठा या नमक ज्यादा खतरनाक क्या है? दोनों खतरनाक। दोनों खतरनाक है, ओके। घरेलू नुस्खे, हाँ या ना? पास। पास, ओके। नहीं, पास नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं घरेलू नुस्खे इसलिए बात नहीं कर सकता कि मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिले हुए हैं, हैवी मेटल नहीं मिले हुए हैं, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, ओके। दवा या लाइफस्टाइल, हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऑलवेज, ओके। देसी खाना या डाइट फूड? घर का वेज खाना। घर का वेज खाना, नॉन वेज नहीं। बेचारे वो क्या करेंगे जो नॉन वेज खाते हैं। वी डोंट रिकमेंड एक्चुअली नॉन वेज। Why? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन वेज खाने से बहुत सारी चीज़ें हैं,
जो वी कैन डिस्कस इन अदर पार्ट ऑल्सो। तो यूजली आप वेज खाइए एंड स्वस्थ रहिए, आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए। वेज खाइए, स्वस्थ रहिए। बेचारे जो नॉन-वेज खाते हैं उनके बारे में भी बताएँगे आगे हम आपको कि क्यों नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब जाते-जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो यंग जनरेशन है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनको एक ऐसा मैसेज दीजिए जो उनकी लाइफ़स्टाइल में आगे उन्हें काम आए, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। सभी लोगों को मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ज़रूर वर्कआउट करें 20, 25, 30 मिनट डेली, या कम से कम 4 से 5 दिन हफ्ते में। नंबर 2, तुम टोबैको से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। आप सब लोग तम्बाकू से, स्मोकिंग से दूर रहिए। नंबर 3, जितने भी फास्ट फूड्स हैं, बाहर के फूड्स हैं जिनमें हाई सॉल्ट कंटेंट है, वो ज़रूर अवॉइड करिए आप। एंड पेन किलर्स नहीं खाने, ऑलवेज़ नहीं खाने। ऑलवेज नहीं खाने, जी, रेगुलर बगैर रिकमेंडेशन के पेन किलर्स नहीं खाने। जी। एक सवाल मुझे सॉरी हाँ, याद आ गया, मुझे उसका आंसर हाँ। चाहिए। एक हार्ट अटैक जब आता है तो कोई छोटी-सी मेडिसिन लोग कहते हैं कि वो अपने पास रखनी चाहिए जो आजकल बहुत ज़रूरी है, वो कौन-सी मेडिसिन है? देखिए, वो हार्ट के दर्द को ठीक करने के हुँ, लिए सॉफ्टरेट की गोली है, 5 mg की, जीभ के नीचे गोली रख लीजिए, हार्ट का दर्द हुँ, खत्म हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है या इलाज हुँ, नहीं कराना है। लेकिन घर में सॉफ्टरेट की गोली है, इकोस्प्रिन की गोली है, हुँ, एटोरवास्टेटिन की गोली है या रोज़ोवेस्टिन की गोली है, ज़रूर रखना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं घर में, हुँ, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओवरवेट है या हुँ, फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की, उनको घर में ये दवा ज़रूर रखनी चाहिए। हुँ, अगर आपको हैवीनेस लगती है, हार्ट में लगता है, तुरंत आप हुँ, इकोस्प्रिन की गोली, क्लोपिडोग्रिल की गोली, एटोरवा की गोली ज़रूर खाएँ। उसमें आपको टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल जाने का हुँ। 2-3 घंटे का, और वहाँ पे इलाज शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जाते-जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि सेहत कोई वन डे डिसीजन नहीं होता बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। जैसे कि उपेंद्र सिंह जी ने हमें बताया कि हमें कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, हमें क्या-क्या फ़ॉलो करना है, हमारा लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए और ख़ासकर आज की जनरेशन में हमें किन चीज़ों से बचना है, हमें वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करना है और हमें ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाना है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू।